हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 20th ऑफ सितंबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 20 सितंबर 2020 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है आज है संडे, तो आज एडिटोरियल आता नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। तो हम उन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी न्यूज़ है जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइज अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और आपको दिख रहा होगा ये हाईलाइटेड द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए, तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये दिख रहा होगा चैनल, तो इस पर क्लिक करना और जाकर ज्वाइन कर लेना। चैनल नहीं मिलता है कोई बात नहीं, चैनल का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप क्लिक करके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस चैनल पे आपको देखना दिखेगा ये क्या क्या प्रोवाइड करा जाता है। डेली आपको मॉर्निंग में 4 बजे डेली करंट अफेयर की MCQ सीरीज प्रोवाइड कर दी जाती है। और फिर उसके बाद 5 बजे डेली ब्रीफ करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं। फिर 6 बजे आपको द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो मिल जाती है। तो अगर आपने ये तीनों वीडियो कवर कर लिए, तीनों वीडियो आपने अगर डेली बेसिस पे देख लिया, तो समझ लिया आपका काम हो गया। जो करंट अफेयर्स है वो आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। एक छोटा सा करंट अफेयर भी यहाँ पे बाकी नहीं रह जाएगा। चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, आप यहाँ पर उनके करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर लोगे अच्छी तरीके से, अगर आप ये तीनों वीडियो देख रहे हो तो। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता। तो बेल आइकन दबा देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का कंप्लीट न्यूज़पेपर। सबसे पहले पेज नंबर 1 पे आते हैं और आपको पेज नंबर 1 पे ये वाला आर्टिकल दिखेगा जो कि आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में बात क्या हो रही है। इस आर्टिकल में बात हो रही है कि 9 लोगों को, यहाँ पे 9 लोगों के ऊपर शक था, हमें 9 लोगों के ऊपर शक है। किस चीज़ के ऊपर, कि वो अलकायदा कम्युनिटी से मिले पड़े हैं। अलकायदा यानी कि जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म कम्युनिटी है, ठीक है, आतंकवाद से मिले पड़े हैं ये 9 लोगों को। ठीक है, और ये 9 लोग कहाँ पर मिले हैं हम लोगों को, केरला में। ठीक है, तो गाइज आप इस तरीके से याद रखो कि 9 अलकायदा टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है अचानक से, 9 लोगों को। ठीक है, जो कि अलकायदा टेररिस्ट से उनका जो है कनेक्शन है, तो उनको अरेस्ट करा गया है केरला में। बट अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ तो हमारे लिए कुछ है नहीं, क्या पढ़ेंगे हम इसमें से। बट जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए NIA। यहाँ पे आपको एक छोटा सा वर्ड दिख रहा होगा NIA। जो डेली व्यूअर है उन्हें पता तो होगा इसकी इंपॉर्टेंस, लेकिन जो नए व्यूअर हैं उनको यहाँ पे बता देता हूँ। एक ये इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। NIA ने कंडक्ट किया एक साइमल्टेनियसली रेड इन केरला। ठीक है, किसने इसने गिरफ्तार किसने किया है, वो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उन्होंने जो है अचानक से जो है छापा मारा केरला में और इन 9 लोगों को देखा, तो इन 9 लोगों का कनेक्शन दिखा हमें उस आतंकवाद से। ठीक है, आतंकवादी ग्रुप से इन लोगों का कनेक्शन दिखा, तो फिर NIA ने जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब जो इंपॉर्टेंट है वो NIA है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं NIA को। सबसे पहले तो NIA है क्या, ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एजेंसी है ये एक स्टेट एजेंसी है जो कि एस्टेब्लिश करी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो इंडिया में टेररिज्म है उससे हम लोग कॉम्बैट कर सके। ठीक है, बिल्कुल सेम है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने करंट अफेयर में क्या है कि जो टेररिस्ट हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पे गिरफ्तार किया है उन लोगों को NIA ने। और बॉडी किस लिए बनाई गई थी, बॉडी भी इसलिए बनाई गई थी ताकि जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसको ख़त्म करा जा सके इंडिया में। ठीक है, और ये बॉडी को लाया कब गया था, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा लाया गया था, 2008 के थ्रू लाया गया था। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा 2008 में मुंबई में ताज होटल पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। फिर टेररिस्ट अटैक होने के बाद हमने सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा यार इन आतंकवादियों का भी कुछ करना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लोगों ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये बॉडी बनाई। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। NIA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके काफ़ी सारे ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, यहाँ पे इसके बाकी सारे ब्रांचेस हैं। ओके, ये आप देख सकते हो इसका लोगो, ये हो गया इसका फ्लैग। सारी चीज़ें कवर हो गई NIA के बारे में। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है NIA के बारे में तो आप यहाँ पर उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आपको कवर करना है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए क्या प्रेजेंट है न्यूज़पेपर में।
ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आज का हमारा ये क्या बोलता है, मॉनसून सेशन में बी कट शॉर्ट ओइंग टू राइजिंग वायरस केसेस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है लोगों के द्वारा, अभी आपको पता चल क्या रहा होगा, पता होगा ही कि जो पार्लियामेंट है हमारे उसमें मॉनसून सेशन चल रहा है। और मॉनसून सेशन में हमने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था कि जो क्वेश्चन आवर है वो अब की बार है नहीं, 0 आवर है, 0 आवर का टाइम पीरियड कम कर दिया गया है ना, 1 घंटे से आधा घंटे कर दिया गया है। तो अब मॉनसून सेशन का जो बताया गया था कि कुछ सेशंस होने हैं उनको भी कट डाउन करने की बात करी जा रही है कि सेशन को कम कर दो। बात करी जा रही थी जो ये सेशन है वो एंड होंगे 1 अक्टूबर तक, ठीक है, यानी आज 20 सितंबर है, 1 अक्टूबर तक 10 दिन बाद तक एंड होंगे सेशन। लेकिन ये कहा जा रहा है कि केसेस काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं कोरोना वायरस के, तो फिर सेशन को भी कम कर दिया जाए और 23 सितंबर तक जो है इसको एंड कर दिया जाए। तो ऐसा लग रहा है, ये एक्सपेक्टेड है कि 23 सितंबर तक जो ये मानसून सेशंस हैं ये सारे के सारे सेशंस खत्म हो जाएंगे। ओके, नाउ एक आर्टिकल आपको ये भी दिख रहा होगा, ये आईएनएस विराट के बारे में है, जो हमारा विशाल सा एक शिप है, इसके बारे में कवर करेंगे आगे। ये पेज नंबर 9 के ऊपर इसके बारे में सारी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। पेज नंबर 2 पे हमारे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। पेज नंबर 3 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 3 पे आपको एक छोटा सा आर्टिकल ये दिख रहा होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भी आपको पता होगा, जो डेली व्यूअर हैं, जो कि मेरे डेली एनालिसिस देखते हैं, उन्हें समझ में आ गया होगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एनजीटी ने क्या एनवायरमेंटल प्लान फॉर नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील के लिए एक एनवायरमेंटल प्लान लेकर आया एनजीटी। एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब इस पूरे आर्टिकल में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो समझ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसने पहले मैं आपको आर्टिकल का बता देता हूँ, ये आर्टिकल में बोला क्या जा रहा है कि जो एनजीटी है उस वो एनवायरमेंट प्लान लेकर आया इस झील के लिए। यानी कि इस झील के किनारे कोई कंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रहा था, तो उस कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा तो ये झील पॉल्यूटेड हो जाएगी। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे एनजीटी ने बोला कि भाई अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और बेंच ने बोला दिल्ली से, यानी कि एनजीटी ने बोला दिल्ली से, हरियाणा से कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो गाइज अब हम कवर करते हैं सबसे पहले एनजीटी के बारे में। तो ये जो एनजीटी बॉडी है, ये जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो यूपीएससी ने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ट्रिब्यूनल, स्टैट्यूटरी बॉडीज, इसके अंदर में हमारा ये एनजीटी आता है। तो अगर हम बात करें एनजीटी की, तो ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि सेटअप करी गई थी एनजीटी एक्ट 2010 के थ्रू, यानी 2010 का जो एक्ट है इसके थ्रू इसको जो है लाया गया, फॉर्मुलेट करा गया। और काम क्या है इसका एनजीटी का कि हमारा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ये वर्क करती है कि जो पर्यावरण है उसको कैसे बचाया जा सके। और अभी आपने न्यूज़पेपर में करंट अफेयर भी देखा होगा, वो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ही काम कर रही है। जो झील है उसमें कोई पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए यहाँ पर ये बॉडी काम करती है, याद रखना। और ये जो एनजीटी एस्टेब्लिश करी गई इंडिया में, तो एनजीटी जब एस्टेब्लिश करी गई इंडिया में, तो इंडिया जो है, भारत जो है, वो ऐसी थर्ड कंट्री बना था पूरी दुनिया में जिसने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कोई बॉडी को एस्टेब्लिश किया था। ओके, और पूरी दुनिया में पहली कंट्री ऐसी कौन सी थी जिसने एनवायरमेंटल के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, वो थी ऑस्ट्रेलिया, दूसरी थी न्यूजीलैंड और तीसरी थी हमारी एनजीटी, जिसने ऐसा स्टेप उठाया और एनजीटी को फॉर्मुलेट किया। ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो एनजीटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, वो कहाँ कहाँ पर है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके 4 ब्रांचेस हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने कवर किया, तो एनजीटी के बारे में हमने कवर कर लिया। आगे एनजीटी के बाद फिर से एक और आर्टिकल आता है, ये वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने नज़रिए से देखोगे तो। इसमें क्या बात हो रही है, अभी आपको पता होगा, मैंने अभी बताया था आप लोगों की, जो दिल्ली में कैंपेन चल रहा है किस चीज़ को लेकर, डेंगू को लेकर। और वो कैंपेन का नाम क्या है, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार ये डेंगू पर वार, है ना। इस तरीके का जो ये कैंपेन चल रहा था, तो ये हम लोग तीसरे हफ्ते में, संडे हो गया है आज, तो हम लोग तीसरे हफ्ते में एंटर कर चुके हैं। बट जो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए नहीं है, बट इसमें से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है जो कि हमें निकालना है, जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है, वो है डेंगी कह लो या डेंगू कह लो। ठीक है, बहुत से डेंगी कहते हैं, डेंगू कहते हैं, तो मैं डेंगू कह ले रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ये जो डेंगू है इसके बारे में बातें जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना आपके लिए। तो जो ये डेंगू के बारे में बात करें, तो ये जो डिजीज़ है ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डेंगू की बात करें
तो ये ट्रांसमिट होता है बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो। आपको भी पता होगा मच्छरों के थ्रू फैलता है, तो मच्छरों के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। और खासकर बात करें तो एक मच्छर है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो कि डेंगू के लिए जाना जाता है, वो है जीनस एडिस। तो जीनस एडिस के द्वारा यहाँ पे डेंगू फैलाया जाता है। और उस मॉस्क्यूटो का यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो, ये मॉस्क्यूटो है, ये इसका नाम है एडिस मॉस्क्यूटो फेमेल। तो ये जो मॉस्क्यूटो है इसके थ्रू जो है ये डेंगू वगैरह फैलता है। ओके, यही हमने आज का थंबनेल भी बनाया है। तो हम लोग बात करें कुछ इसके सिम्टम्स वगैरह, यानी कि अगर डेंगू किसी को हो जाता है तो फिर उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण जैसे कि उसे बुखार हो जाता है, हेडेक, सर में दर्द, मसल जॉइंट पेन्स होता है, शरीर में दर्द हो रहा है, स्किन रैशेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये उसके लक्षण हैं। ओके, अब डेंगू वैक्सीनिया की बात करें तो डेंगू वैक्सीनिया हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये फर्स्ट डेंगू वैक्सीन थी, इसका नाम याद रखना, डेंगू वैक्सीनिया एक हमारी फर्स्ट डेंगू वैक्सीन थी जो कि अप्रूव करी गई थी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ओके, नाउ अब हम कंट्रोलिंग की बात करें कि डेंगू को कंट्रोल कैसे करा जा सकता है। ये डेंगू को फैलने को रोकने से ले, ठीक है, तो ये साइंटिस्ट है हमारे कुछ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के। तो फैलने से कैसे रोका उन्होंने रोका, उन्होंने पहले कुछ डेवलप करा स्ट्रेन ऑफ एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो इनटू विच अ नेचुरल अकरिंग बैक्टीरिया वोल्बाचिया। उन्होंने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं आईसीएमआर के, उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला, वोल्बाचिया। वोल्बाचिया खुद एक बैक्टीरिया है, याद रखना, वोल्बाचिया खुद एक बैक्टीरिया है, लेकिन क्या वो यहाँ पर डेंगू को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। पहले मैं आपको बता दूं ये वोल्बाचिया है क्या। ये बैक्टीरिया वोल्बाचिया है, ये नेचुरल बैक्टीरिया है जो कि प्रेजेंट होता है 60% ऑफ इंसेक्ट्स स्पीसीज में। यानी कि कीड़े मकोड़ों में इंसेक्ट स्पीसीज जो होती हैं वो 60% तक इन स्पीशीज़ में जो है ये प्रेजेंट होता है, प्रजातियों में प्रेजेंट होता है। और कुछ मॉस्क्यूटोज में भी यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। ओके, हाउएवर जो वोल्बाचिया है इज़ यूजुअली नॉट फाउंड इन एडिस इजिप्टी मॉस्क्यूटो, यानी कि जिस मॉस्क्यूटो के थ्रू यहाँ पे डेंगू फैलता है उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर हम इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, और ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना बिल्कुल सेफ़ है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, और एनवायरनमेंट के लिए भी बिल्कुल सेफ़ है। तो फिर इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करने की इस बैक्टीरिया को इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो डेंगू है उसको हम लोग स्प्रेड होने से, फैलने से रोक सकते हैं। ओके, नाउ ये भी क्लियर हो गया आपको। पूछा जाए बैक्टीरिया वोल्बाचिया क्या है, या फिर डेंगू पहली वैक्सीन कौन सी है डेंगू की, और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कि तो पहली वैक्सीन आपको पता चल गया डेंगू वैक्सीनिया, ठीक है, और किस मॉस्क्यूटो के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट होता है ये वायरस, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने क्लियर किया। आगे आते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर। पेज नंबर 4 पे हमारे लिए कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, पेज नंबर 4 पे कुछ भी नहीं है हमारे पढ़ने के लिए। पेज नंबर 5 पे भी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पेज नंबर 6 पर भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फिर आते हैं पेज नंबर 7 पे। तो पेज नंबर 7 पे आप लोग ये वाला आर्टिकल लिख रहे होंगे, रेड अलर्ट दे दिया गया है केरला के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, कर्नाटका में भी रेड अलर्ट दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आने की काफ़ी ज़्यादा शंका है, क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बहुत तगड़ी बारिश होने वाली है, हैवी रेन होने वाली है वहाँ पे। उसके बाद पेज नंबर 8 के ऊपर आप लोगों को ये आर्टिकल दिख रहा होगा। पेज नंबर 8 पे ये आर्टिकल क्या बोलता है, 3 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस करे गए। अब ये वो वाले 3 बिल्स नहीं है, वो 3 बिल तो पास कर दिए गए। कौन से? एग्रीकल्चर वाले, जिनको हमने कल डिस्कस किया था। वो एग्रीकल्चरल 3 बिल्स जो है उनको जो है पास कर दिया गया है। लेकिन एक और अब यहाँ पे शनिवार को क्या हुआ, यानी कल के दिन 3 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस करे गए हैं, और उन बिल्स के थ्रू लेबर सेक्टर में चेंजेस आने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मजदूर क्षेत्र है, लेबर सेक्टर है, वहाँ पर जो है चेंजेस आने वाले हैं। इसके बारे में बात करें तो जो गवर्नमेंट है ऑन सैटरडे इंट्रोड्यूस 3 बिल्स, उन्होंने 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस करा लोकसभा में, और मिक्स करने की बात करी। जो लॉज हैं सोशल सिक्योरिटी के और ऑक्यूपेशनल जो इंडस्ट्री के रिलेशंस हैं और सोशल सिक्योरिटी के कुछ लॉज हैं, उनको मिक्स करने की बात करी गई। ओके, और क्या बोला गया कि अलाउ कंपनीज विद फ्यूअर देन 300 वर्कर्स, यानी कि मान लो कोई कंपनी है, ये कोई यहाँ पे एक्स, मान लो ये एक्स कंपनी है, तो इसमें 300 वर्कर्स हैं। जैसे कि अभी होता क्या था पहले, कि अभी तक क्या होता था, मैं अभी तक का आपको सिस्टम बताता हूँ। मान लो ये एक्स कंपनी है, इसमें 300 वर्कर होते थे, तो फिर क्या करते थे हम लोग, उनकी जॉब्स वगैरह को अगर टर्मिनेट करना हो, जो है कम करना हो, कट करना हो जॉब्स में, तो हम कर सकते थे।
लेकिन उसमें एक रिक्वायरमेंट थी, तब रिक्वायरमेंट क्या थी, उस कंपनी में 300 वर्कर होने चाहिए। लेकिन अब ये जो बिल इंट्रोड्यूस करा है, इस बिल के इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ ये बोला गया कि अब ये सिस्टम नहीं चलेगा, अब 100 वर्कर्स होंगे तब भी यहाँ पर हम लोग जॉब्स में कट कर सकते हैं। जैसे बोला गया, कंपनी को अलाउ करा गया कि जिसमें 300 से ज़्यादा भी 300 से कम जो वर्कर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज में जहाँ पर 300 से कम वर्कर्स होंगे तो उसमें भी यहाँ पर जॉब्स वगैरह कट हो जाएंगी, बिना कोई अप्रूवल के, बिना कोई सोशल सिक्योरिटी के। ठीक है, कोई आपको अप्रूवल वगैरह नहीं दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सब बोला गया। लेकिन अभी यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस करे गए हैं बिल अभी पास नहीं हुए हैं, तो जैसे ही बिल पास वगैरह होगा आपको सारी बातें पता चल जाएंगी, न्यूज़पेपर में सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, और हम डेली बेसिस पे उनको कवर करते रहते हैं और कवर करते रहेंगे। पेज नंबर 9 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 9 पे आपको ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है वो फेज 3 ट्रायल में जाने वाली है जल्दी जल्दी ही, सून। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन है वो फेज 3 ट्रायल में जाएगी, इंडिया उसके फेज 3 ट्रायल में लेकर आएगा और कोशिश करेगा कि उसको भी एक वैक्सीन की तौर पे डिक्लेयर करा जाए। नाउ ये वाला आर्टिकल मैंने आपको बोला था पेज नंबर 1 पे, जो ये प्रेजेंट है आईएनएस विराट के बारे में। ठीक है, तो ये जो एक शिप है इसके बारे में बातें करी गई हैं यहाँ पर, और हमने पहले भी इस शिप के बारे में बातें पहले भी कवर कर चुके हैं। तो जो विराट है, ये आईएनएस विराट, ये शिप आप देख सकते हैं, कट्स थ्रू दी वेव्स फॉर वन लास्ट टाइम टू अलंग। अब ये आखिरी बार जो है चलकर जा रहा है, ये शिप आखिरी बार जो है सेल कर रहा है, और उसके बाद जो है इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा, इसको पार्ट्स में बांट दिया जाएगा, टुकड़ों में बांट दिया जाएगा इस शिप को। पहले मैं आपको बता दूं इस शिप के स्पेसिफिकेशंस, इस शिप के फीचर, ये शिप है कौन सा। ओके, तो आपसे क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ये आईएनएस विराट जो है जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी की तरफ से गिवन टॉपिक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ये भी यूपीएससी ने टॉपिक दिया हुआ है, तो आप इसमें जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आईएनएस विराट के बारे में बात करें तो ये एक कंटू सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, अब याद रखना एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका वेट, वजन है 27,800 टन इसका वजन है, और ये ब्रिटिश नेवी में जो है सर्व करता था, यानी ब्रिटिश नेवी के लिए पहले ये जहाज़ काम करता था। फिर उसके बाद देखोगे 25 साल तक काम किया, 1959 से लेकर 1984 तक। फिर उसके बाद जो है इसको क्या करा गया, रिफर्बिशमेंट किया गया, इसके अंदर इसको रिपेयर करा गया। ठीक है, फिर ये इंडिया नेवी के लिए काम करने लगा, भारत की नेवी के लिए काम करने लगा इन मई 1987, और काफ़ी लंबे समय तक इसने काम किया। फिर उसके बाद डिकमीशन कर दिया गया इसे नेवी को, फ्रॉम द नेवी। जो ये शिप है इसको डिकमीशन कर दिया गया नेवी से, अब यहाँ पे हटा दिया गया इस शिप को मार्च 2017 में। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था, ये अभी इसी वजह से न्यूज़ में था क्योंकि इसको डिकमीशन कर दिया गया। फिर यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जो ये शिप है आईएनएस विराट, तो ये एक लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक सबसे लंबे समय तक जिस शिप का यूज़ किया है वो है आईएनएस विराट, और इसका जो नाम है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हासिल करा हुआ है। ओके, विराट जो है काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है ऑपरेशन जुपिटर में भी। 1989 में जो श्रीलंका में पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहा था, श्रीलंका में जो शांति बनाए रखने का एक ऑपरेशन चल रहा था, उसमें यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करा था इसने। उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी क्या बात करी जा रही थी इसकी, कि इसको पहली बात किसी ने खरीद लिया है, किसने खरीदा है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो सेल कर दिया गया था शिप, तो आप देख सकते हैं एक ई ऑक्शन में, ई ऑक्शन जहाँ पे बॉली वगैरह लगाई जाती है, तो ई ऑक्शन कंडक्ट कराया गया जिसमें एक मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी ने इसे खरीद लिया था, जो कि यहाँ पे नाम, पर्सनालिटी का नाम है श्री राम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग ऑफ गुजरात, फॉर 38 करोड़ रुपीज़, 38 करोड़ रुपए का इस पूरे जहाज़ को खरीद लिया गया था। और उसके बाद बात करी जा रही थी कि इस जहाज़ को एक म्यूजियम बना दिया जाएगा, लेकिन वो प्लान अब फेल हो गया, वो प्लान को कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ पे बात करी जा रही है इस शिप को डिसमेंटल कर दिया जाएगा, डिसमेंटल कर दिया जाएगा, यानी कि इसको पार्ट्स में, टुकड़ों में बांट दिया जाएगा इस शिप को। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो अब यहाँ पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे उसे सॉल्व कर सकते हो। पेज नंबर 10 के ऊपर कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। पेज नंबर 11 के ऊपर भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, जो कि संडे के दिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट पेज आता है हमारा, पेज नंबर 12। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ आपको ये दिख रहा होगा, हॉर्स डोमेस्टिकेशन। घोड़ों को पालना कब से स्टार्ट करा गया, तो घोड़ों को पालना, पहले हम लोग घोड़े को पालते नहीं थे, ठीक है, डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, लेकिन एनाटोलिया एक ऐसी पहली जगह मानी गई जहाँ पे हॉर्सेस को, घोड़ों को सबसे पहले डोमेस्टिकेट करा गया, सबसे पहले पाला गया।
सबसे पहले कहाँ पर पाला गया, याद रखना, एनाटोलिया जगह पर। फिर उसके बाद देखोगे धीरे धीरे यहाँ पर ट्रेंड बनता रहा और अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाला जाता है घोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये आर्टिकल क्या बोल रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सार्स कोव 2 मे बी शॉर्ट लाइव्ड। यानी कि बात क्या हो रही है कि देखो, ये जो वायरसेस हैं, ये वायरसेस से ये जो वायरसेस होते हैं ये री इन्फेक्ट भी हो जाते हैं। यानी कि मान लो किसी पर्सन को ये वायरस हुआ, ठीक है, और वो पर्सन एक हफ्ते में ठीक हो गया, ठीक है, फिर मतलब वो काफ़ी टाइम तक ठीक रहा, तो उसे चांसेस है कि वो वापस हो सकता है, उसे री इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उस री इन्फेक्शन से कोई इतना खतरा नहीं है, ठीक है। तो इसी के ऊपर बात हो रही है कि 4 स्पीशीज ऑफ कोल्ड कॉमन कोल्ड कोरोना वायरसेस, यहाँ पे 4 स्पीशीज हैं कोरोना वायरसेस के। अब ये मत बात करना, अगर मैंने नाम लिया है कोरोना वायरस तो ये मत समझना जो ये अभी चल रहा है, ठीक है। हालांकि इसके भी रीइन्फेक्शन देखा जा रहा है, लेकिन अभी ये मत समझना कि ये जो चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, तभी तो इसे कहते हैं हम लोग कोविड-19। क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर देखा गया कि जो ये कॉमन कोल्ड कोरोना वायरसेस हैं, तो इनके अंदर इसका जो री इन्फेक्शन दिखाई दे जाता है पर्सन के अंदर, कि एक बार हो गया चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसको दोबारा भी यहाँ पर पर्सन को री इन्फेक्ट कर सकता है। 12 मंथ्स के आफ्टर यहाँ पे वापस री इन्फेक्शन जो है वो वापस हो सकता है। और उसके बारे में बात करें तो फिर कि ये कोई इतनी बड़ा यहाँ पे इशू नहीं है, ये देखा जाता है, ये कॉमन है, ये कॉमन होता है ह्यूमन कोरोना वायरसेस में, तो फिर यहाँ पर इसका कोई इतना खतरा नहीं है, वापस इंसान ठीक हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ये वाला एक अच्छा आर्टिकल है आज का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या बात हो रही है, लैक ऑफ स्लीप कैन अफेक्ट बॉडी एंड ब्रेन। अगर आप कम सोओगे तो आपके ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंच सकती है, और साथ ही साथ आपके बॉडी, आपके शरीर को भी काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंच सकती है। अब मैं कम सोने की बात कर रहा हूं तो कहीं आप ज़्यादा ज़्यादा कितना समझते होंगे, ज़्यादा कहीं 10-12 घंटे मत समझना। कम जो है, एक एक जो साइंटिस्ट ने बता चुका है, एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर की इतनी नींद ज़रूरी है, वो 7 आवर्स की, 7 घंटे की नींद जो है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट यहाँ पे ज़रूरी है, जो कि हो नहीं पाती है मेरी तो खैर तो 7 घंटे की नींद जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसा बोलते हैं, काफ़ी सारे रिसर्चेस हुई हैं। तो लेकिन यहाँ पर कुछ रिसर्च करी गई कि जो अगर कम सोता है बंदा, उसके ब्रेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसकी बॉडी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। ये एक स्टडी करी गई, वो भी भाई इसके ऊपर, इस बेचारे के ऊपर स्टडी करी गई, इस चूहे के ऊपर स्टडी करी गई, और देखा गया भाई इसे 24 घंटे तक सोने नहीं दिया, ठीक है, इस रेड को 24 घंटे तक सोने नहीं दिया, और फिर उसके बाद पता चला कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि बुखार आ गया, टेम्परेचर यानी कि बुखार आ गया, और टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया, और फिर ये सब देखा गया। फिर उसके बाद जब टेस्टिंग वगैरह करी गई तो ये पता चला कि जो ब्रेन रीजन है, ब्रेन रीजन में 2 चीज़ें काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट होती हैं अगर आप कम सोओगे तो, एक कोर्टिकल रीजन और एक हाइपोथैलेमस। इन दोनों का ही काफ़ी बड़ा रोल होता है। अगर हम बात करें, जो ये कोर्टिकल रीजन है, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है अटेंशन में, यानी कि अगर आप कोई भी, जैसे कि अटेंशन के लिए काम करता है आपका ब्रेन, अवेयरनेस कि आप इस चीज़ से अवेयर रहो, आपकी मेमोरी की लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहें। अगर आप कम सोओगे तो फिर भूलना चालू कर दोगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये कोर्टिकल रीजन को काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस को भी अफेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस में काफ़ी सारे रोल्स देखे गए, जैसे कि हाइपोथैलेमस क्या करता है काम, कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि ना ज़्यादा हमारा बॉडी गर्म रहती है ना ज़्यादा ठंडी रहती है। जो टेम्परेचर को रेगुलेट मेंटेन करके कौन चलता है, वो हाइपोथैलेमस, हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है, वो मेंटेन करके चलता है। मैं भी आपको एक पिक्चर में दिखाऊंगा क्या कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है वो हमारे टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके चलता है, और स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करके चलता है, फूड जो हम लोग खाते हैं उसको मेंटेन करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को, इन सब चीज़ों का यहाँ पे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इस हाइपोथैलेमस से। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं अगर आप कम सोओगे तो। अगर आप कम सोओगे तो आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को काफ़ी बुरा नुकसान हो सकता है। ओके, तो ऐसा बोला जा रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं इस, जो मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, कोर्टिकल रीजन और हाइपोथैलेमस, तो मैं आपको बता देता हूँ। हाइपोथैलेमस हमारा यहाँ पे ब्रेन में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हमारे बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। और जो कोर्टिकल रीजन होता है, कोर्टिकल रीजन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितने भी हैं यहाँ पे सारी लेबलिंग आप कर सकते हैं, ABCDEFG सारी लेबलिंग हो चुकी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ये सारा हमारा कोर्टिकल रीजन है। ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं अगर आप जो है नहीं सोओगे, तो ये सब पर बुरा असर पड़ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये दिख रहा होगा, लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। इस आर्टिकल में किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, इज द मून रस्टिंग, यानी कि देखोगे
जो चांद है उसका कलर कैसा लग रहा है। रस्ट क्या होती है, जंक, जो लोहे पे जंक लग जाती है ना, उसे कहते हैं रस्ट। तो क्या मून जो है वो भी जंक खा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है जो चंद्रमा है वो जंक खा रहा है। अगर खा रहा है तो वो क्यों खा रहा है, तो यहाँ पर देखा जाएगा। तो बोला गया कि सेप्टेम्बर 6 सितंबर की बात है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने बोला इमेजेस देखी गई चंद्रयान 1 के थ्रू, यहाँ पे इमेजेस ली गई चांद की। ठीक है, चंद्रयान 1 के थ्रू, यहाँ पे चंद्रयान 1 जो सैटेलाइट है उसके थ्रू चांद की इमेजेस ली गई, और उसमें देखा गया कि भाई जो चांद का रंग है या फिर जो उसमें रस्टिंग देखी जा रही है, यानी कि जंग खाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे एक रीज़न क्या बोला गया, ही वॉज रेफरिंग टू अ रिसेंटली पब्लिश स्टडी, एक स्टडी में देखा गया दैट फाउंड एन ऑक्सीडाइज्ड आयरन मिनरल। एक आयरन मिनरल होता है, ठीक है, आयरन मिनरल होता है जिसकी वजह से ये सारी देखा गया। उस आयरन मिनरल का ऑक्सीडेशन देखा गया। ऑक्सीडेशन देखा गया कैसे, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं भी आपको बताऊंगा, घबराओ मत। तो इस आयरन मिनरल का फॉर्मूला क्या है याद रखना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेमिटाइट। हेमिटाइट Fe2O3, केमिस्ट्री पढ़िए तो आपको पता होगा Fe क्या है, आयरन का हमारा नंबर वो है, सिंबल कह रहा हूँ यार, आयरन का नेम है। तो Fe2O3 हमारा क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड। तो ये आयरन ऑक्साइड देखा गया है यहाँ पर मून के अंदर। तो इसकी वजह से पता चल रहा है कि ये मून रस्टिंग, इसका रस्टिंग कलर कैसा दिखाई दे रहा है, Fe2O3 की वजह से। अब यहाँ पर ये Fe2O3 का ऑक्सीडेशन कहाँ से हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब, चलो मैं ऑक्सीडेशन का आप लोगों को पहले मीनिंग बता देता हूँ। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपने वर्ड में देखें, इन अदर वर्ड्स, जो टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन में भी डिफाइंड एज केमिकल प्रोसेस। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन्स। यानी कि क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ से, मान लो ये अर्थ हो गया और ये हो गया हमारा मून, तो यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे हमारे Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। तो आयरन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन यानी कि इसने यहाँ पर मून ने ऑक्सीडेशन कर लिया, यानी कि इसने गेन कर लिया। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड को इसने गेन कर लिया और इसने जो है लूज कर दिया। तो इसे हम इस प्रोसेस को कहते हैं, इसने लूज किया इसने गेन किया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। तो जब मून ने इसको गेन कर लिया तो यही रीज़न बताया जा रहा है जिसकी वजह से जो मून यहाँ पे रस्टिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, तो गाइज आज का हमने न्यूज़पेपर कंप्लीटली एनालाइज कर लिया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।